नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। झुंझुनू विधानसभा सीट पर बीजेपी ने राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारकर अपनी तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन कांग्रेस का परिवारवाद, ओला परिवार, जिसने झुंझुनू की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है लगातार, क्या वो अमित ओला पर अपना दांव खेले या फिर कोई और कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारे? ये कशमकश चल रही है, इसलिए पार्टी को अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में समय लग रहा है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक और फैक्टर, कितना बड़ा और कितना छोटा, ये तो समय के उसमें है, लेकिन अभी राजेंद्र गुढ़ा ने भी माहौल बनाया हुआ है। ये सिर्फ एक माहौल है जो खबरों में लोगों तक पहुंचने के लिए मीडिया को माध्यम बनाकर राजेंद्र गुढ़ा कर रहे हैं, या फिर राजेंद्र गुढ़ा की थोड़ी बहुत जो पकड़ है वो झुंझुनू में बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा सकती है। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ गोविंद चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोविंद पटेल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। महिपाल महिला बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार। राधेश्याम चोटिया जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, और साथ ही राजन चौधरी झुंझुनू से हैं, समाजशास्त्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधेश्याम चोटिया जी मुझे नजर आ रहे हैं, और झुंझुनू से राजन चौधरी जी जुड़े। उससे पहले राधेश्याम जी, चूरू में बैठकर झुंझुनू को बहुत करीब से देखा जा सकता है, ऐसा लगता है झुंझुनू में ही बैठकर देखते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो राजेंद्र भांबू का कैंडिडेट सिलेक्शन जो है बीजेपी का, वो कैसा है? उसको लेकर क्या रिएक्शन है आम आदमी में भी और राजनीतिक हलकों में भी? राजेंद्र भांबू को लेकर बीजेपी में जिस तरह की खुली बगावत की स्थिति बबलू चौधरी ने पैदा की है, तो मामला तो काफी गंभीर नजर आ रहा है। और उसके ऊपर राजेंद्र गुढ़ा की अपनी गैर जाटवाद की राजनीति का परचम लहराने का जो प्रयास है, अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या गुल खिलाएगा। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही गंभीर है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद से बाहर झांकने की आवश्यकता नहीं समझती। इसलिए बहुत से लोग, जैसे विशेषकर जो कांग्रेस का वोट बैंक है अल्पसंख्यक समाज, उसमें भी भारी छटपटाहट देखी जा रही है। चौबदार जी हैं और सलीम जी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जो 10-15 हजार वोट ले चुके हैं, और जाटों के बाद सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या मुस्लिमों की है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि कभी न कभी उनको भी मौका मिले, क्योंकि कैप्टन अयूब खान वहां 2 बार 3 बार सांसद रह चुके हैं। तो हर जाति, हर व्यक्ति अपने लिए भी उम्मीद खोजता है, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में एक तरफ ओला परिवार, दूसरी तरफ बाकी कैंडिडेट्स की उम्मीदें, कांग्रेस पार्टी किस पर दांव खेलती है? राजेंद्र भांबू के लिए बीजेपी के अंदर भी मुश्किल और बीजेपी के बाहर भी मुश्किल, लेकिन कैंडिडेट के रूप में राजेंद्र भांबू को आप कैसे देखते हैं? कितना आंकते हैं? कितना वोट लेने की क्षमता वो अपने दम पर रखते हैं? राधेश्याम जी, पीछे के अगर हम आंकड़ों पर भरोसा करें तो बबलू चौधरी ने यह प्रमाणित किया है कि वो उनसे भारी है, क्योंकि राजेंद्र भांबू पहले चुनाव लड़े थे तो 35-36 हजार वोटों में रहे थे, और बबलू चौधरी 50 क्रॉस करके गए थे। ये आंकड़े हमें इशारा करते हैं। बाकी तो बीच में दरिया में पानी बहुत बह चुका है, क्या परिवर्तन होता है क्या नहीं, ये तो एक अलग बात है। जी लेकिन जिस तरह के लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे में लोगों का ये मानना है, जहां तक मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, कि बबलू चौधरी, चूंकि पीछे 6 महीने पहले बबलू चौधरी को पार्टी ने अवसर दिया था और इस बार उन्हें छोड़कर राजेंद्र भांबू पर दाव खेला है, तो कोई न कोई नया गुल तो खिलेगा। जी, हमारे साथ राजन चौधरी जी हैं। राजन जी, आपका, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं तो बीच में काफी अंधेरा हो रहा है, तो आप ऐसी जगह रुकें जहाँ थोड़ी लाइट हो। अभी ठीक है। राजन जी, बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, मैं राजन जी से सवाल ले रही हूँ। राजन चौधरी जी,
क्या माहौल है झुंझुनू में बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर और कांग्रेस के कैंडिडेट की तैयारियों को लेकर? बीजेपी के कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद और बाकी प्रत्याशी खड़े होने के घोषणा दो बाकी प्रत्याशी बीजेपी के और राजेंद्र घुड्डा अपनी जगह चुनाव लड़ी रहे, तो 3 प्रत्याशी ऐसी स्थितियां बनी है। यदि डायरेक्ट फाइटिंग होती है तो कांग्रेस हार सकती है या बीजेपी को फायदा हो सकता है। जितना ट्रायंगल या ये 4 लोग लड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होती जा रही है। इसमें ये स्थितियां बन भी रही हैं और इसको पूरी झुंझुनू जिले की जनता इसी रूप में देखती है कि यदि डायरेक्ट फाइटिंग होती है, चाहे वो बबलू चौधरी बीजेपी की टिकट पे होता, चाहे राजेंद्र भामू बीजेपी की टिकट पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट फाइटिंग में ही बीजेपी आती है। या ट्रायंगल या वो 4-5 लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को फायदा ही फायदा है, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। जी, महिपाल मैला जी, बीजेपी के प्रवक्ता। बबलू चौधरी आकलन नहीं कर पाए थे या मालूम था कि ऐसा होगा, लेकिन पार्टी की अपनी रणनीति है जिस पर चुनाव लड़ना है। जी मीना जी, दोनों ही कद्दावर नेता हैं, सम्माननीय बबलू जी चौधरी और सम्माननीय राजेंद्र जी भामू। पार्टी ने 2018 में सम्माननीय राजेंद्र जी भामू को टिकट दिया, 23 में बबलू जी चौधरी को दिया और अभी बाई इलेक्शन में वापस भामू जी को टिकट दी। पर इस बार मैं, चौधरी साहब भी हैं, छोटे साहब, दोनों ने अपनी बातें रखी हैं। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सीधा चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से हारी नहीं है। 13 से 23 तक एनालिसिस करें तो 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट राजवीर सिंह जी शेखावत के पास थी, तब सम्माननीय निवर्तमान उस समय की विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी ने चुनाव लड़ा, जिन्होंने लगभग 30,000 मत प्राप्त किए थे। दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। 2018 में बबलू जी चौधरी ने 30,000 वोट ले लिए, फिर कांग्रेस पार्टी जीत गई। 2023 में जब 84,000 मत विजेंद्र जी ओला को प्राप्त हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं ने मिलकर 1 लाख से अधिक वोट लिए थे। 57,000 से ज्यादा वोट बबलू जी चौधरी ने लिए और 42,000 के आसपास मत अकेले राजेंद्र जी भामू ने लिए। इस बार का जो चुनाव है वो खून के चुनाव से चुनाव होने वाला है। किसी निर्दलीय, भारतीय जनता पार्टी का कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा नहीं। अब तक कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर खुश हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता लड़ेंगे, वापिस वो की वो स्थितियों में हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। पर बबलू जी हमारे परिवार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बात की, टिकट नहीं मिलने की एक नाराजगी थी, वो नाराजगी दूर हो गई है। बबलू जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी यूनाइट होकर चुनाव लड़ेगी और बड़े मार्जिन के साथ झुंझुनू में इस बार कमल खिलने वाला, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि आमने सामने की फाइट में बीजेपी मजबूत है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बीजेपी आमने सामने की फाइट इस बार करेगी और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जो लंबे समय से झुंझुनू विधानसभा में नहीं खिला था, वो खिलाने का काम कर रही है इस बार। गोविंद पटेल जी, क्या है आपके पास आपके पिटारे में चाल, जिससे कि झुंझुनू में लंबे समय से जो गुलाब नहीं, कमल नहीं खिल पाया है, उसको आप एक बार और खिलने से रोकें? देखिए, पिछले कई चुनावों से भाजपा झुंझुनू में हारती आई है। दूसरा, इनके पास ना कोई विजन है, ना इनके पास कोई आगे का मिशन है। ये जिस तरह से अभी बता रहे हैं कि भाजपा सीधे तौर पे नहीं हारेगी, मतलब ये कहीं ना कहीं ये चीज तो मान रहे हैं कि भाजपा की जीत झुंझुनू में सुनिश्चित नहीं है। ये इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस झुंझुनू में मजबूत स्थिति में है। और रही बात अभी जो बता रहे थे कि एमडी चौबदार है, सलीम जी है, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के परिवार के ही सदस्य हैं। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, वो तय आला कमान करेगा कि किसको टिकट देनी है और किसको नहीं, लेकिन वो सब हमारे साथ खड़े हैं। कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई या नजर नहीं आ रही है कि कांग्रेस वहां कमजोर है। मैं पूरे दावे के साथ ये कह रहा हूं कि झुंझुनू में फिर से कमल नहीं खिलने देंगे। राजीव जैन जी, आपने ग्राउंड के सारे लोगों की बात सुनी। मैला जी, मैं आऊंगी आपके पास राजीव जी को सुनने के बाद।
राधेश्याम जी और राजन जी तो वहीं से हैं, तो करीब से देख रहे हैं, और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको अगर जो लोग ग्राउंड पे रहते हुए बताते हैं, उनको अगर राजनीतिक दल नहीं सुनते हैं तभी उनको पटकनी खानी पड़ती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब जो दिख रही है तस्वीर, राजीव जैन जी, कांग्रेस के कैंडिडेट के अनाउंसमेंट के बाद तस्वीर ज्यादा साफ होगी, लेकिन लगभग ज्यादा संभावना इसी की है कि ओला परिवार को ही यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी खुश करने जा रही है, ऐसा लगता है। इस तरह की खबरें, जब तक नाम अनाउंस नहीं हो जाता कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन राजीव जैन जी, बीजेपी का सिलेक्शन कैंडिडेट का कैसा दिख रहा है आपको झुंझुनू में? देखिए मीना जी, वैसे तो बीजेपी के लिए झुंझुनू सीट हमेशा से बहुत कठिन सीटों में शुमार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी बदलेगी जब पार्टी सत्ता में है, तो सत्ता में रहते हुए उपचुनाव लड़ रही है, तो उसके पास कई चीजें अपने पक्ष में करने के लिए होती हैं। तो जो प्रत्याशी जिस तरीके का चयन पार्टी ने किया है, तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है रणनीतिक तौर पे उन्होंने ये कहीं जो चयन किया है वो प्रत्याशी का इस रूप में किया है कि रणनीति ऐसी बनाई जाएगी कि पिछले चुनाव का क्या गणित था, कितने वोट दोनों प्रत्याशियों को मिले। एक दूसरी चीज और मीना जी, इसमें क्या है कि भाजपा के हर जगह कमिटेड वोट बैंक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो पार्टी को ही पड़ता है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, तो वो वोट कहीं ना कहीं पार्टी ने कैलकुलेट किया होगा। अब दूसरी तरफ जो कांग्रेस का टिकट है वो ओला परिवार में ही जाना है, इसमें अब कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी परेशानी वाली चीज क्या है कि वहां का अल्पसंख्यक समुदाय इस बार कहीं खड़ा हुआ है, वो अपने लिए टिकट मांग रहा है, या कहीं एक विरोध के स्वर भी है। अब वो एक अलग चीज है कि उनके यहाँ से नामांकन होता है नहीं होता है, या उनकी कितनी सक्रियता निष्क्रियता रहती है, ये इस पे भी एक निर्भर करेगा कि चुनाव तक ओला परिवार अल्पसंख्यक समुदाय को कितना मना लेता है। क्योंकि जो झुंझुनू सीट कांग्रेस जीतती है उसमें निश्चित तौर पे कांग्रेस की जीत के पीछे अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत बड़ा हाथ है। अब भाजपा ने जो रणनीति अपनाई होगी वो तो खैर रणनीति उनकी अपनी है, जो कुछ भी अपनाई होगी, लेकिन हम लोग जो बाहर रह के समझ रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं हमको जो प्रत्याशी जो उनके हैं उनको इस तरीके से किया। आज भी एक बहुत ज्यादा संभावनाएं ये बन रही है कि बबलू चौधरी को कहीं ना कहीं पार्टी मना रही है और वो मान जाएंगे, ऐसी संभावनाएं अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी कि झुंझुनू में भी भाजपा कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी मनाने में, जो बगावत का रुख अपनाए हुए हैं। जैसे सलूम्बर में और रामगढ़ में दोनों जगह भाजपा ने अपने जो बागी तैयारी कर रहे थे उनको समझा बुझा लिया और मना लिया है पार्टी के लिए। इसी तरीके से आज पूरी कसरत जो भाजपा की चल रही है वो झुंझुनू में चल रही है, कहीं ना कहीं बबलू चौधरी को मना लिया जाएगा कि आने वाले समय में बहुत सी संभावनाएं रहती है कि भाजपा के पास वहाँ कोई इस तरीके का कद्दावर नेता भी नहीं है झुंझुनू सीट पर कि जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में लड़ सके। तो संभावनाएं भविष्य के लिए होती हैं और कुछ लोग मान भी जाते हैं कि पिछली बार भी उनको टिकट मिला था, आप मान जाएं पिछली बार किसकी सिफारिश में मिला था, ये भी एक जग जाहिर बात है। तो कहीं ना कहीं से एक दबाव, ये अपन नवी संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं। ये तो नामांकन हो जाएगा या जब प्रत्याशी बिल्कुल सब क्लियर कट सामने आ जाएंगे उसके बाद इस पे और चर्चा हो सकती है, फिर रणनीति क्या रहेगी। ओला परिवार की जो रणनीति रहती है वो एक रहती है, उनका एक कमिटेड वोट बैंक है, वो ये जानते हैं कि 3 कैंडिडेट हैं या 4 हैं, उसमें हमको इतने वोट पे टारगेट करना है, वो उतने ही वोट लेके चुनाव जीतता है। कोई भारी मतों से तो वो जीतते नहीं है, लेकिन फिर भी एक रणनीति इस तरीके की रहती है कि वो कहीं ना कहीं जीत की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार भाजपा शायद कोई अलग रणनीति से अपना कैंपेन चलाएगी और सत्ता में रहते हुए जो उसको फायदा मिलेगा, उपचुनाव में हमेशा सत्ताधारी दल को कुछ ना कुछ फायदा मिलता है, तो वो फायदा भाजपा किस रूप में उठा पाती है, कांग्रेस में किस तरीके का वोटों का विभाजन वो अपने पक्ष में करवा लेती है, ये सब चीजें निर्भर करेगी। जी मीना जी, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है झुंझुनू विधानसभा सीट का। बहुतायत में वहां पर अल्पसंख्यक और जाट जो हैं ये दोनों तय करते हैं किसको विधानसभा या लोकसभा में भेजना है, कम से कम विधानसभा में। तो विधानसभा की ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सीट जो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है वो अभी भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में राजेंद्र गुढ़ा फैक्टर जो है, राजीव तिवारी जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। गोविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। गोविंद जी जुड़ रहे हैं, तब तक
महिला जी महिपाल जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि वो बीच में कुछ बोलना भी चाह रहे थे। और दूसरी बात, जी बोलिए महिपाल जी। मीना जी, मैं तो गोविंद जी सम्मानित मेरे भाई हैं, अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का ना विजन है ना विचारधारा है, तो मैं इनके वृहत ज्ञान में और वृद्धि कर देना चाहता हूँ कि मैथमेटिकल रूप से जरूर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, पर भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई की वजह से जीती है। हमने 13, 18 और 23 की जो भूल हुई थी, उस भूल को सुधार करते इस बार तो हम यूनाइट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी जो कमजोरी थी उस कमजोरियों को दूर हमने किया है। ये तय तो कांग्रेस पार्टी को करना है ना कि कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का खुलना यूनाइट होकर चुनाव लड़ना, उससे कैसे मुकाबला करेगी। विजन विचारधारा कांग्रेस पार्टी की अपनी है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है और विचारधारा के दम पे चुनाव लड़ती है। पर पहली दफे, बहुत अच्छी बात, पहली दफे भारतीय जनता पार्टी यूनाइट होकर, हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक कार्यकर्ता एक है, यूनाइट है और खून के चुनाव ये आप बोल रहे हैं, लेकिन वहां से ग्राउंड से जो कुछ बोला जा रहा है उसकी सूचना आपको राधेश्याम जी ने और राजन चौधरी ने दी, और मेरे ख्याल से आपको भी, आपके पास भी, आपका भी अपना नेटवर्क पार्टी का है, सूचना तंत्र है, वहां से सूचनाएं आपके पास आती ही है। आप उनको एक मिनट मैम, मैं गोविंद चतुर्वेदी जी कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं, मैं चाह रही थी कि उनसे अगला सवाल लें, लेकिन वो जुड़े, तब तक मैं राधेश्याम चोटिया जी आपके पास आती हूँ। राजेंद्र गुड़ा फैक्टर कितना काम करेगा? मीना जी, ये नहीं भूलना चाहिए कि मूल सिंह शेखावत भी वहां से विधायक रह चुके हैं। अगर राजेंद्र गुड़ा मुस्लिमों को कुछ प्रतिशत साध कर गैर जाट का परचम लहराने में कामयाब होते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को भारी नुकसान है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा जो राजपूत मतदाता आमतौर पर बीजेपी का पैट वोट बैंक माना जाता है और मुस्लिम कांग्रेस का पैट वोट बैंक माना जाता है, उसमें सेंध लग गई। और इधर अगर जाट में एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में रह गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तो रहेंगे ही, और तीसरा भी और रह जाता है, तो कोई अलग हटकर निर्णय भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के परिवक्ता तो उनकी तो सीमा रेखाएं हैं। राधेश्याम जी, सवाल ये है कि राजेंद्र गुड़ा को अगर झुंझुनू की जनता चुनती है तो उनको हासिल क्या होगा? सवाल ये है। राजेंद्र गुड़ा गैर जाट के नाम पर अगर एकजुट कर लेते हैं वहां के लोगों को, लेकिन सवाल ये गोविंद चतुर्वेदी जी कि सत्तारूढ़ दल के कैंडिडेट को जिताकर झुंझुनू के लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम करवा सकते हैं, विपक्ष के कैंडिडेट को जिताकर वो विपक्ष की आवाज को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे कैंडिडेट के पक्ष में अगर झुंझुनू विधानसभा के लोग जाते हैं तो वो मजबूरी ही होगी उनकी। नहीं, राधेश्याम जी, शायद राधेश्याम जी हैं जो अभी बोल रहे थे जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीत हार तो राजी ठीक है, उनकी कैंडिडेचर होगी, वो एक अपने को दिखता है, एक चंक है वोटों का वहां भी, और लेकिन जीत हार तो ऑफिशियल जो कैंडिडेट हैं पार्टियों के उनमें से ही होती दिखती है। और पुराना अगर आप हिसाब जाकर के देखें झुंझुनू कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो ये ठीक है कि हमेशा हर समय एक सा नहीं होता, समय बदलता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ओला खानदान का वहां वर्चस्व रहा है, खासतौर पे शायद अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने शुरू में बाई इलेक्शन की सूरत बनी थी तब एक बार चर्चा की थी, और उसको देख करके मोटे मोटे वहां पर जो कैंडिडेट 7 बार मान लीजिए इस परिवार में से लोग जीत चुके, ठीक है, परिवारों से लोग राजी नाराज भी होते हैं, सब चीजें होती हैं। अब अगर यूं देखेंगे तो मुस्लिम कैंडिडेट की भी बात चल रही है, अब क्या सूरत बनती है तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी की स्थिति में, और अभी राजेंद्र भामू और बबलू चौधरी, ये तो पिछले 3 चुनाव हो गए जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक ऑफिशियल कैंडिडेट होता है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, और जो मार्जिन है
अगर आप देखेंगे इन चुनावों को जाके, पिछले 4 चुनाव ही अपन देख लें, 5 चुनाव देख लें, तो बीजेपी किसी भी सूरत में 30-32% से ज्यादा वोट पे नहीं जा पाई है, और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो 45-50 जो भी कुछ रहा है उस तरह का रहा है। तो अब इस महिपाल जी बात पूरी करने दीजिए गोविंद जी को। महिपाल जी प्लीज, महिपाल जी गोविंद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आती हूँ मैं भी एक बात। महिपाल जी, मैं कहीं भी किसी के आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ, जो आंकड़ों की बात है मैं उस आंकड़ों की बात को आपके सामने आप बोल लीजिए। महिपाल जी मैं आऊंगी आपके पास। महिपाल जी को बोलने दीजिए, पहले उनको बोल लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए महिपाल जी, उनको बोलने दीजिए पहले वो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, मेरा ये निवेदन था कि झुंझुनू जिला राजस्थान के सबसे पॉलिटिकली अवेयर जिलों में से झुंझुनू जिले की काउंटिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी इससे पहले से छोटिया साहब की बात हो, चाहे चौधरी साहब की बात हो, सारे लोग आप ये कह रहे थे कि राजेंद्र गुढ़ा की जहां जो बात चल रही है सर, वो कहीं और जगह पे काम कर सकता है जहां जात और धर्म के नाम पे आप वोटों का पोलराइजेशन करवा सकते हैं। ये झुंझुनू जिला राजस्थान के सबसे बुद्धिजीवी जिलों में, और झुंझुनू जिले में भी झुंझुनू विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहाँ कोई राजपूत, ब्राह्मण, जाट, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी इसका वोट नहीं है। वहां का मतदाता बहुत सोच समझ के वोट डालता है, जात और धर्म से ऊपर उठ के वोट डालता है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबका अपना अपना एक वोट बैंक है। रही बात इंडिपेंडेंट की, तो इंडिपेंडेंट में भी मैं कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक लिया है। 13, 18 और 23 के उदाहरण तो मैंने आपके सामने दिए हैं। पर मैथमेटिकल रूप से कांग्रेस पार्टी जरूर चुनाव जीत रही है। कांग्रेस पार्टी का अब तक टिल फॉर 2023 तक के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, 42% से ऊपर एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने मत हासिल नहीं किए। मैथमेटिकल रूप से ठीक है, भारतीय जनता पार्टी महिपाल जी अब आपकी जैसी एक बात मैं अपनी कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा मैं। 2 बार 45% वोट लिए हैं कांग्रेस ने वहाँ, आप आंकड़ों को देख लीजिए, मैं आपकी तरह बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। 45% वोट 2 बार लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गोविंद पटेल जी को भी सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। बोलिए गोविंद पटेल जी, नहीं तो बोलेंगे विपक्ष वालों को कम समय देती है मीना जी। महिपाल जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, इनकी सरकार ने, इनके जो शिक्षा मंत्री है उनके बयान आप सबने सुने हैं, अपने टीवी चैनल में भी चलाए हैं। तो आप मुझे ये बताइए, विजन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं, किस आधार पे आप चुनाव जीत रहे हो? आपके शिक्षा मंत्री कभी क्या बयान दे रहे, कभी क्या बयान दे रहे। आपकी सरकार जो कभी आदेश जारी कर रही है, कभी वापस ले रही है। 9-10 महीने से सरकार है राजस्थान में। मुझे बताइए क्या सरकार ने ऐसा क्या काम किया है कि आप उस बलबूते पर, उसके आधार पे वोट मांगेंगे? मुझे बताइए। आप जिस जिले से आते हैं उस जिले को यमुना जल समझौते से पानी पिला रही है राजस्थान की सरकार। जल्दी डीपीआर पूरी होगी, शिलान्यास होगा, आपको जल्दी नहीं, अभी का जो आप बता रहे हैं वो बताइए ना। हरियाणा से राजस्थान की शेखावाटी में पानी लाना एक दिन में तो हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, बहुत लंबे समय सरकार रही है। आपकी पार्टी ने हरियाणा में आपकी सरकार युवाओं की बात करती है। मीना जी मैं बताना चाहता हूं, इनकी सरकार बनते ही 5000 युवा मित्रों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। आज भी वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। गोविंद पटेल जी अभी हम सरकार के कामकाज का विश्लेषण करने के लिए नहीं बैठे हैं। महिपाल जी प्लीज, हमारे कार्यक्रम की एक मर्यादा होती है, जिसको सम्मान के साथ बोलने का समय दिया जाता है वो अपने समय का सम्मान करें और दूसरों के बीच में नहीं बोले। प्लीज मेरे विनम्र निवेदन है। महिपाल जी प्लीज इस बात का ध्यान रखें आप। दूसरी बात गोविंद पटेल जी विषय हमारा है झुंझुनू विधानसभा सीट, जिस पर बीजेपी का कैंडिडेट सामने है, कांग्रेस को कैंडिडेट अभी उतारना है। तो आप तो वैसे भी नैतिक आधार पर एक कदम पीछे हैं। अब सवाल ये है जो सबसे बड़ा है, लाख टके का सवाल है इस विधानसभा में। आपने कहा कि भाई झुंझुनू की जनता बहुत पॉलिटिकली अवेयर है, कोई दो राय भी नहीं। झुंझुनू आर्य समाज का आज के 100 साल पहले जनक रहा, वहां से
यहाँ पर उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष महिलाएं भी झुंझुनू से आई, लेकिन उसके बाद भी एक कड़ी हकीकत ये है कि झुंझुनू एक परिवार के ओरे से बाहर ही नहीं निकल पाया। बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है झुंझुनू विधानसभा की। तो वो पॉलिटिकली अवेयर जनता को उस परिवार से आगे कोई विकल्प ही नहीं मिल पाया बेहतर लंबे समय तक, या विकल्प बीजेपी तैयार नहीं कर पाई। क्या राधेश्याम जी आप वहां ग्राउंड पर बैठकर देखते हैं, कैलकुलेशन का गेम है इलेक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोविंद जी अभी जो बात कह रहे थे कि कांग्रेस हमेशा ऊपर रही यहाँ पर, तो वहां का पॉलिटिकल इक्वेशन, कास्ट इक्वेशन कांग्रेस के पक्ष में भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी अपना गढ़ वहां पर मजबूत नहीं कर पाई, इसका क्या कारण रहा राधेश्याम जी? निश्चित रूप से गणित के हिसाब से कांग्रेस वहां भारी रहती है, चाहे वो जाट को देख लो, चाहे मुस्लिम देख लो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति को देख लो, ये परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक है। झुंझुनू में बीजेपी की मेरे नजरिए में मजबूरी ये है कि झुंझुनू में वो बेस बीजेपी का नहीं है राजनीतिक रूप से जो होना चाहिए एक राजनीतिक पार्टी का। तो इनको मजबूरी में उन्हीं लोगों को पकड़ना पड़ता है जो साधन संपन्न भी हो और साथ में ही ओला परिवार से दूरी रखने वाले हो, मतलब उनके शरणम गच्छामी नहीं हो। चाहे अब कैंडिडेटों का नजरिया आप देख लीजिए, वो कितने भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट में रहे हैं, वर्षों का इतिहास देखना पड़ता है अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ऐसी परिस्थिति में पकड़ना पड़ता है। ठीक है राधेश्याम जी, राजन जी के पास जाते हैं। राजन जी, बीजेपी समय समय पर ओला परिवार का विकल्प करती रही, लेकिन बीजेपी अपना जनाधार वहां पर मजबूत नहीं कर पाई। इसका कारण वहां की कास्ट इक्वेशन को मानते हैं या बीजेपी के प्रयासों में कमी को मानते हैं? कई बार राजनीति में विकल्प होता नहीं है। आप बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। राजन जी प्लीज आप बोलें। देखिए, बीजेपी प्रयास किए हैं, बीजेपी ने अपना वर्चस्व भी बढ़ाया, लेकिन बीजेपी एक जगह एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाई है। और एकजुट होकर जब तक कभी मूल बीजेपी, बाहरी बीजेपी, कभी शहर वर्सेस बाहरी बीजेपी, स्थितियां ये रही हैं। ओला परिवार ने अपनी इस तरह की स्थितियां बनाई कि कुछ जातियों को, स्पेशली अल्पसंख्यक समुदाय को शहर का चेयरमैन बना के हमेशा अपने साथ रखते हैं। वो वैसी परिस्थितियां भाजपा नहीं क्रिएट कर पाई और उस कारण से बाद में जैसे जैसे परिस्थितियां बनी हैं तो या कहें मूल भाजपाई आज भी ये कहते हैं कि ये जाट कैंडिडेट आ जाते हैं इसलिए हमारा तो कहीं नंबर नहीं है, ये नगर परिषद में भी यही लोग आ जाएंगे, हमारा नंबर नहीं आएगा। तो बीजेपी की भी इंटरनल जो स्थितियां हैं वो यही है कि या तो अदर जाट कोई कैंडिडेट आए, और जाट कैंडिडेट आता है तो फिर जाटों में ये दो तीन आ जाते हैं, तो फिर ये आपस में एक दूसरे को, बीजेपी रही मजबूत है। बीजेपी आज यदि एकजुट होकर चुनाव लड़ती है बीजेपी जीतती है, लेकिन बीजेपी एक नहीं रहती है। जी राजीव जैन जी, बीजेपी जो इतनी डिसिप्लिन वाली पार्टी है जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे लगा रखा है, वो पार्टी यहाँ पर छोटे छोटे नेताओं को एकजुट नहीं रख पा रही। देखिए मीना जी, झुंझुनू में हमेशा बीजेपी की एक कमजोर सी स्थिति रही है। वो एक चांस की बात है, कभी वो जीत सकते हैं या क्या हो सकता है, लेकिन अब जो उपचुनाव हो रहे हैं इसकी परिस्थितियां जैसे मैंने पूर्व में भी कहा एक अलग तरीके की है, क्योंकि बीजेपी आज सत्ता में है। सत्ता में रहते हुए यदि वो फिर वापस वहां हार जाती है, क्योंकि बड़ी कमजोर सीट है उसकी, लेकिन अब पूरी रणनीति बना रही है बीजेपी कहीं ना कहीं। जैसे आज की जो सूचनाएं आ रही है शायद बबलू चौधरी मान जाए, नहीं मानते हैं तो भी वो राजेंद्र भामू जो उनके अधिकृत प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो किस रूप में, और जो ओला परिवार का कैंडिडेट आएगा कांग्रेस से, ये भी तय बात है। तो अब उसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय और एक राजेंद्र गुड़ा वाली बात आपने की, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगता, मैं गोविंद चतुर्वेदी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो मुख्य मुकाबला होगा वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही होगा। जो आखिर में जाते जाते जो कैंपेन चलेगा, मतदाता दोनों राष्ट्रीय दलों में ही बटेगा।
या तो वो भाजपा के पक्ष में जाएगा या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। अब इसमें रणनीति का खेल है सारा। अभी जैसे कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे सरकार के काम, कमियां, खूबियां दोनों अपनी अपनी बता रहे, लेकिन ये कमियां और खूबियों पे कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा वहां झुंझुनू में। वहां रणनीतिक तौर पे चुनाव लड़ेंगे या वो अब रणनीतिक तौर पर सवाल ये गोविंद चतुर्वेदी जी कि राजेंद्र गुढ़ा को रणनीतिक तौर पर यहाँ से क्या हासिल होने वाला है? नहीं, रणनीतिक तौर पर राजेंद्र गुढ़ा जी के पास इतना ही है कि वो जो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा है या वहां पर जो अपने पैर जमाने की कोशिशें हैं जिले में, मैं जिले की राजनीति की बात कर रहा हूँ। एक कई बार क्या होता है कि आदमी, अपन कहते हैं ना कि आंखों से ओझल हुआ तो वो दिमाग से भी निकल जाता है, फिर दिमाग से निकलता है तो आंखों से भी निकल जाता है। तो वो अपनी प्रेजेंस दिखा के रखना चाहते हैं और उनकी अपनी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को कोई इनकार नहीं कर सकता। तो लेकिन आप पिछले चुनाव जब भी देखेंगे मीना जी, और मेरे साथी जितने भी बैठे वो भी उसको रिकॉल करेंगे आंकड़ों को, तो जो राजीव जी भी सहमत हो रहे थे कि कुल मिलाकर के वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, चाहे वो सुमित्रा सिंह जी लड़ ली, चाहे तीसरे कैंडिडेट के तौर पे जब ऑल इंडिया तिवारी कांग्रेस से शीशराम जी लड़े थे एक जमाने में, सबको ध्यान होगा, और उस समय जगदीप जी लड़े थे चुनाव, वो कांग्रेस नॉमिनी थे। तो तीसरे कैंडिडेट के लिए मुझे लगता है कि वहां जगह कम है, और गुढ़ा जी का इतना ही है कि वो मैदान में बने रहना चाहते हैं, राजनीति में रिलेवेंट रहना चाहते हैं। कोई चमत्कार ही होगा तो मुझे उनके जीतने की संभावनाएं दिखती हैं, वरना उनकी संभावनाएं नहीं दिखती। और अब आप देखिए, जो अभी आपने ही सवाल किया था कि वो जगह क्यों नहीं बना पा रही बीजेपी की जगह देखिए, संकट लीडरशिप का है। अभी लोकसभा के जब चुनाव हुए, इसको छोड़ दीजिए विजेंद्र जी जो जीते हैं, इसके पहले के 3 चुनाव 14 से और ये बीजेपी जीत गई 2 चुनाव, 3 बल्कि शायद 3 चुनाव जीती है, और मोदी जी के नाम पे वहां आराम से 60% वोट मिले, 60% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले दोनों बार, तो 14 और 19 में। तो बेसिक वो ये है कि वहां एक चेहरा जो कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के पास ओला फैमिली, रामनारायण चौधरी वाला परिवार हो गया, इसके पहले मतलब पहले से ही शुरू से आप जाके नरोत्तम लाल जोशी से शुरू कर लीजिए, सुमित्रा सिंह और ये आ जाइए, सबको देख लीजिए। तो बेसिक मुझे उतना वही लगता है जी। कुल मिलाकर जो महिपाल जी, आपको स्थिति समझ में आ रही है, और आप जो शुरू में बोल रहे थे और उसमें अब में आपको कोई फर्क महसूस हो रहा है? कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। सबकी अपनी, सारे सम्मानित और बुद्धिजीवी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सच्चे सिपाही होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का मीडिया पैनलिस्ट होने के नाते आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इस बार बहुत लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी यूनाइट होकर चुनाव लड़ रही है, और जो सकारात्मक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है, सरकार भी है, 10 महीने का सुशासन भी है, भारतीय जनता पार्टी का एक मैनेजमेंट भी है, भारतीय जनता पार्टी यूनाइट भी है, और लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तीस थी कमल का फूल खिलाने की, वो मुझे लगता है कि इस बार पूरी होने वाली है। बड़े मार्जिन के साथ इस बार झुंझुनू विधानसभा से कमल का फूल खिलेगा। जी गोविंद जी, लास्ट टिप्पणी आपकी। गोविंद पटेल जी। जी मैम, मैं ये जो सुशासन की बात कर रहे हैं, मैं फिर से वही सवाल करूंगा कि आप बताइए कि आपने जनता को किस तरह का सुशासन 10 महीने में दिया है, ये बताइए आप जिस तरह से आप क्या गोविंद जी, सवाल मेरे लिए छोड़ दीजिए। जवाब ये है, महिपाल जी बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं एकजुट होकर। आपके पास कैंडिडेट को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, कब तक आ जाएगी? देखिए, हमारा मंथन चल रहा है, बहुत जल्द ही हमारा कैंडिडेट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस में कहीं कोई तरह की गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस झुंझुनू में मजबूत है और हम चुनाव जीत रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि राजेंद्र गुढ़ा फैक्टर कोई बहुत बड़ा यहाँ पर करिश्मा करने वाला नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला यहाँ होगा। इस सीधे मुकाबले में राजेंद्र गुढ़ा अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में कितने सफल होते हैं, ये देखना होगा। हालांकि एक पक्ष ये भी कहता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, यानी बीजेपी के भीतर की जो गुटबाजी है उससे बीजेपी का जो नुकसान, और कांग्रेस में भी इस बार गुटबाजी आएगी, क्योंकि अगर ओला परिवार को टिकट नहीं मिलता है, दूसरे को मिलता है, तो वो कितना
पार्टी के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, उस फैक्टर की वजह से राजेंद्र गुढ़ा अपनी कितनी जगह बना पाते हैं या कोई बहुत बड़ी जगह बना पाते हैं, ये समय के गर्भ में है। कुल मिलाकर झुंझुनू में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और सीधा मुकाबला नहीं है, त्रिकोणीय या कहीं ना कहीं 4 कैंडिडेट भी आपको मैदान में नजर आ सकते हैं। 1-2 दिन और इंतजार कीजिए। न्यूज़ 24 पर आप देखते रहिए हमारे साथ विधानसभा उपचुनाव में जो 7 सीट हैं उनका विश्लेषण और उन पर किस तरह की तस्वीर ग्राउंड से दिख रही है, सारी स्थिति आपको दिखाएंगे। और आपको अगर कुछ अपने सुझाव या आप जानकारी देनी है तो न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं। हमारे पैनलिस्ट से सवाल भी कर सकते हैं, जो लाइव में आप सवाल पूछेंगे उनके जवाब हमारे पैनलिस्ट दे सकते हैं। अभी मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।